हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रीवियस पेपर्स को सभी कवर कर रहे हैं। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ऐसे क्वेश्चन बार बार टीचिंग एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस टेस्ट को लगाना और देखना आपका टोटल स्कोर कितना रहता है आउट ऑफ 30। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉप 30 क्वेश्चंस की। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा जिसमें आपको अपना ऑप्शन टाइप करना है। क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोस्तों, यहाँ छंद वाला टॉपिक भी आपके टीचिंग एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है और पूछा है कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती है, ये सबसे पहले आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या पूछी है दोस्तों। ऑप्शन ए है 24, 16, 12 या फिर 13। तो बताइए कितनी मात्राएं होती है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। सही जवाब आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो लिंक को कॉपी करके एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी तक ये क्लासेस पहुंच पाए। तो एकदम करेक्ट जवाब जिसने दिया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपके चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, दुल्हन गावू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ है? ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है ये किसकी लिखी गई पंक्तियाँ है? तुलसीदास की, कबीरदास की या सूरदास की या फिर ऑप्शन नंबर डी रैदास। तो आप बताएंगे ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस के द्वारा रचित है। 4 ऑप्शन में से आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, देखते हैं सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया किसने? हिंदी प्रदीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। आप बताएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन या बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट से, देखते हैं क्या बताएंगे आप इसका सही जवाब। हिंदी प्रदीप पत्रिका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके बालकृष्ण भट्ट जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये रिपीट होने का तो दम रखता ही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको करना है और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, ये भी बताना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आंसर करिए। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। बहुत बढ़िया। देखते हैं आप लोग सही जवाब देंगे। देखिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें होगी आपकी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि इसका नाम है। अब कैसे होगी गुण स्वर संधि, इसके लिए आपको पहले विच्छेद करना आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी सही है। सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय। गुण संधि की पहचान क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ए और आ के साथ ई का मेल हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, या तो ई का या फिर ऊ का, ए का मेल होने पर जो है गुण संधि बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए के साथ मेल हुआ है किसका? ऊ का। ठीक है,
ए के साथ ऊ का मेल हुआ तो इससे क्या बन गया, यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी। ठीक है, ओ की मात्रा जो कि यहाँ आप देख पाएंगे सूर्योदय पर यह के ऊपर लगी हुई है, तो ये इस प्रकार से आपकी गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास बताना है दोस्तों, किसी भी मूल शब्द के पहले अगर उपसर्ग लगा हुआ होता है वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर समास होता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, जैसे आजन्म। ठीक है, निर्जल, यथाशक्ति, तो इसमें यथा उपसर्ग है या अव्यय लगा हो या उपसर्ग लगा हुआ हो, वहाँ पर समास हो जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। अगला है, अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं ये आप बता दीजिए। ऑप्शन ए नाभादास, बी कृष्णदास, सी परमानंद दास या डी नंददास। बताइए, 36वें प्रश्न का आपको सही जवाब चुनना है। क्या हो जाएगा, अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं, तो वो कौन से नहीं है, नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछा है, तो आपको बताना है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति या अनिर्वचनीय या फिर रहस्य, जिसको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अब आप इसका सही जवाब दे पाएंगे बहुत अच्छे से, यानी अनिर्वचनीय। निर्वचनीय मतलब बोलना, ठीक है, बताना, सामने वाले के आगे प्रकट करना, और अनिर्वचनीय यानी जो प्रकट करने योग्य या व्यक्त करने योग्य ना हो, जिसे व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता यह निबंध किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपना जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता हुआ चले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उसको अपने नोटबुक में आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया करिए, ताकि ये जहां आप गलती कर रहे हैं ये गलती दोबारा से ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह। बताइए, आचरण की सभ्यता ये निबंध किसका है। ये निबंध है दोस्तों आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होगा उसी का ही तो आचरण सबसे अच्छा होगा, या उसके आचरण में सभ्यता देखने को मिलेगी, ऐसा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण होगा, या किसको अपने आप में आप पूर्ण मानेंगे, जिसका आचरण में सभ्यता मिलेगी। ठीक है, चलो ऐसे ही रिलेट करने के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि है। भूषण का काल पूछा है, किस काल के है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदि काल। बताइए, भूषण किस काल के कवि है। सही जवाब की ओर आप लोग बढ़ते हुए, और इसका जवाब आपने एकदम करेक्ट यहाँ पर चूज किया है, ऑप्शन नंबर सी, रीति काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रीति काल के कवि है भूषण जी। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों रस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कौन से रस का स्थायी भाव है ये आपसे यहाँ पूछा हुआ है। आपको सभी रस के स्थायी भाव बिल्कुल बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, इन चारों में से आप बताइए उत्साह किसका स्थायी भाव होगा। क्या करुण का होगा, बिल्कुल नहीं, करुण का नहीं होगा। हास्य का उत्साह क्या आप कहेंगे, बताइए, क्या हास्य का उत्साह आप कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। श्रृंगार का भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्रृंगार का तो रति होता है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली किसकी रचना है? सूरदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, तुलसीदास की या घनानंद? आप बताएंगे। कवितावली ज़्यादातर जिन भी रचनाओं में वली लगता है बाद में, वो रचनाएं किसकी देखने को मिलती है? वह रचनाएं देखने को मिलती है तुलसीदास जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कवितावली किसके रचनाकार है? तुलसीदास। यहाँ पर रचनाएं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक पूछा है, कौन है? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? पूछा है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमधन भी कहते हैं। अच्छा, अगर प्रेम करते हैं तो उसमें कौन सा धन मिलता है? आनंद का धन मिलता है। ऐसे कनेक्ट इसको आप कर भी सकते हैं। ठीक है, आनंद का धन मिलता है, और तो कुछ नहीं मिलता। आनंद महसूस होता है तो वही उसका धन होता है। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चले, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती ये रचना किसकी है? उस्मान की, मंझन या कुतुबन या जायसी? ध्यान से बताइए, अच्छा प्रश्न है। मृगावती किसकी रचना है? 3 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर पाएगा। मृगावती किसकी रचना है? ये है दोस्तों कुतुबन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। ये बहुत पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लिखना भी कई बार आप लोग गलत कर देते हैं, तो आज से ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। अपनी गलती अगर आप कर रहे हैं तो यहीं पर आपको सुधार करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय का सही वर्तनी क्या होगी? तो 4 तरह से आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप सही छांटिए। देखिए, ऑप्शन ए में क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ये शा छोड़ा हुआ है षटकोण वाला, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें सिर्फ एक बार र का प्रयोग हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर हम गलत करेंगे। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी और सी की। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है देश के बाहर, देश की सीमा से बाहर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर मतलब बाहर, देश की सीमा के बाहर की अगर बात हो तो ये। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि र तो इसमें भी है, लेकिन इसमें आधा है। इसमें कैसा है? इसमें आधा र है, तो ये हो जाता है देश की सीमा के भीतर या मध्य। ठीक है, या मध्य होता है इसका अर्थ। अगर ये वाला अंतर लिखा हुआ है जिसमें आधा र है, तो इसका अर्थ होता है भीतर या मध्य, लेकिन इसका मतलब होता है बाहर, राष्ट्र की सीमा के बाहर। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर सीमा के भीतर वाला ऑप्शन यहाँ पर ये वाला ना दिया होता तो हम ये मान लेते, तो लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सही आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं तो पीछे खाई, इसका मतलब है दो चारों तरफ जल ही जल होना। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, रास्ते का बंद होना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि रास्ता बंद है अगर आगे कुआं पीछे खाई ऐसा बोला गया है। दोनों और मुसीबत होना, बिल्कुल सही जवाब। अगर दोनों और मुसीबत है, आगे कुआं यानी आगे भी नहीं जा सकते, पीछे खाई है, पीछे नहीं जा सकते, दोनों और मुसीबत है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर भोजपुरी में? आप बताओ, क्या भोजपुरिया में रामचरितमानस की भाषा है ये? नहीं,
बिल्कुल नहीं, 3 सेकंड का समय आपके पास है, आप ही बता दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, ऐसे कर लीजिए कि भगवान राम अवध से संबंधित थे। ठीक है, तो ये अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? आप बताइए इसका सही जवाब आप क्या चुनेंगे? क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल किसने कहा आदिकाल को? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जिसने बताया एकदम करेक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे चलते हैं, उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा है। तो विलोम शब्द तो बहुत आसान पूछ लिया यहाँ पर इस प्रीवियस पेपर में। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। बिल्कुल भी इस पर तो समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है, सभी ने सही उत्तर इसका दिया होगा। आगे चलते हैं, आगे पूछा गया है दोस्तों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में कौन से प्रकार के व्यंजन आते हैं? आप लोग जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। पूछा है ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये किस प्रकार के वर्ण हैं, किस प्रकार के व्यंजन हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ग के तो कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु या तालव्य। ट वर्ग का होता है दोस्तों मूर्धा या मूर्धन्य। और त वर्ग का बता दीजिए जल्दी से, ता वर्ग का होगा दंत्य। ठीक है, दंत्य। और पा वर्ग का होगा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। तो अब पूछा है आपसे ट वर्ग का, तो देख लीजिए मूर्धन्य कहाँ लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी में। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। विनय पत्रिका की भाषा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ध्यान से जल्दी से बता दीजिए मुझे। 50 का आंसर करना है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर अपभ्रंश? तो यहाँ पर विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में, याद रखिए। अगला है, तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर बरछी बरछी, ठीक है, बरछी ने बरछी ने 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक? क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द जब 2 बार प्रयोग होता है भिन्न भिन्न अर्थों के लिए, तो वहाँ पर उसका कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। आगे चलते हैं, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। तद्भव होता है संस्कृत का परिवर्तित रूप, जो कि हम आम की बोलचाल भाषा में, आजकल की बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। और तत्सम होता है जो संस्कृत से जो शब्द एज इट इज़ हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम होते हैं। तो तद्भव पूछा है मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आप डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर लेते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन डी भंवरा, एकदम सही बताया। आगे है, मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्री होता है, मुंदरी होता है, या मुद्रिका या फिर मुद्रिका? आपको बताना है इसका तत्सम रूप, जो कि इसको संस्कृत में बोलते हैं। क्या हो जाएगा? तो मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? पूछा है दोस्तों कौन सा नहीं है। तो ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना है। जहाँ पर नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ गलती की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको वो नहीं करनी है। देखिए कौन कौन से इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है, जो बचेगा वही नहीं होगा। पहला है अशोक के फूल, तो बिल्कुल ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इसके अलावा कुटज, ये भी इन्हीं का है।
विचार प्रवाह ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। लेकिन जब बात आती है ऑप्शन नंबर डी की, व्रत और विकास, ये इनसे संबंधित नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब देखिए दोस्तों, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, ये शायद इससे पहला प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको कराया था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 2 बार तो हमने अभी देख लिया, रिपीट होते हुए आगे भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, नल सिंह, नरपति नालय, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक। मेरे ख्याल से इसका आंसर अब कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। परमाल रासो जो यहाँ पर रचना है ये किसके द्वारा रचित है, तो ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। ठीक है, जगनिक। परमाल रासो किससे संबंधित है, जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, अंधेर नगरी के लेखक पूछे हैं कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। 3 सेकेंड का समय है आपके पास, आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने बताया, एकदम ये सही जवाब है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ये लिखा गया है अंधेर नगरी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन से थे, जो कि पहेलियाँ लिखा करते हैं। आपने भी इनकी कई सारी पहेलियाँ पढ़ी होगी कि एक थाल तारों से मोतियों से भरा, ठीक है, ऐसे करके आपकी बुक्स में आई होगी ज़रूर, तो आपने ये ज़रूर पढ़ी होगी। आप बता दीजिए वे किसके द्वारा लिखी गई है वो पहेलियाँ, जगनिक के द्वारा, खुसरो के द्वारा या सरहपा या गोरखनाथ। इसमें से सबसे अच्छे तरीके से आप किसका नाम जानते हैं वो बता दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना हिंट तो बहुत काफ़ी है, अब आप गलती नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो बहुत ही प्रमुख कवि थे वो थे खुसरो। ठीक है, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पेड़ से बंदर कूदा, यानी बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर, अब वो यहाँ से नीचे कूद गया, यानी पेड़ से अलग हो गया। अलग होने की सेंस में कौन से कारक का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। जल्दी से आंसर करिए, बड़ा आसान सा और बहुत फेमस सा क्वेश्चन है दोस्तों। पेड़ से बंदर कूदा या फिर पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन, हिमालय से गंगा बहती है या नदी निकलती है, तो ऐसे जितने भी ये एग्जाम्पल्स है ये सभी किसके हैं, जब जिसमें अलग होने का बोध हो रहा हो वो सभी हो जाएंगे अपादान कारक। ठीक है, इसका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए से का प्रयोग होगा, और वो भी अलग होने की सेंस में। ठीक है, अलग होने की, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। जब ऊपर हमने एक और रस से प्रश्न आया था वहीं मैंने इसका भी बता दिया था आपको कि श्रृंगार रस का तो जो है वो कौन सा स्थायी भाव होगा, हास्य, रति, क्रोध या फिर उत्साह। 3 सेकंड का समय है, इसका आंसर तो मैं आपसे ही चाहूँगी, मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगी। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए और उसका सही आंसर ढूंढिए, ताकि दोस्तों आप जिस क्वेश्चन में अपने आप से ढूंढने पर मेहनत करते हैं वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है और ये सभी को पता होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे आप, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान करनी है, जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में लाने पर उनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तो कौन सा है ऐसा जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं? भ्रमर बिल्कुल नहीं, अग्नि नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते डेली, आप आग बोलते हैं ना कि अग्नि, आप भंवरा बोलते हैं ना कि भ्रमर। मस्तक नहीं आप बोलते, माथा बोलते हैं।
मछली, बिल्कुल मछली इसमें सही जवाब हो जाएगा, यही तद्भव है इसका। और तत्सम क्या होगा मछली का, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखती हूँ कितने लोग इसका सही जवाब जानेंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 30, ये आपको कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर बताना है। और दोस्तों क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिए। आपसे मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।